हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है एनएसएच कंपनी के बारे में, ठीक है। यानी कि एनएसएच कंपनी का इंटरव्यू से लेकर और उसके बाद से ऑफ़र लेटर, मेडिकल, वीज़ा, टिकट यानी कि फ़्लाइट तक टोटल इन्फॉर्मेशन यानी कि टोटल प्रोसेस जो है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो फ्रेंड, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड बता दूं कि एनएसएच कंपनी का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। एनएसएच कंपनी के को कई नामों से आप लोग मतलब जानते हैं, ठीक है ना, जाना जाता है। जैसे एनएसएच एक इंग्लिश नाम हो गया, शॉर्टकट, ठीक है ना। दूसरा लोग बोलते हैं नासिर, ठीक है ना, हिंदी में नासिर कंपनी, कोई नसीरा बोल देता है, ठीक है ना। उसके बाद से नासिर अल हजरी, इसका पूरा मतलब फुल नेम है नासिर अल हजरी कंपनी, ठीक है ना। और एक नाम से हम जानते हैं जिसको बोलते हैं गल्फ एशिया कंपनी, ठीक है ना। तो यानी कि 4 नामों से जाना जाता है एनएसएच कंपनी को, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि इसका अभी मेन पावर 50,000 लमसम है। मैंने इंडिया का मेन पावर यहाँ पर 50,000 है। यानी कि 50,000 लोग नसीरा में यानी कि एनएसएच कंपनी में यानी कि गल्फ एशिया कंपनी में काम करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी 4 जगह पे इसका काम चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे सऊदी में, ठीक है, एनएसएच का काम सऊदी में चल रहा है, बहरीन में चल रहा है, उसके बाद से दुबई यानी कि अबू धाबी में चल रहा है, और उसके बाद से नया जो जॉब है वो कतर में चल रहा है। यानी कि अभी 4 कंट्री में यानी 4 कंट्री में एनएसएच का काम चल रहा है, ठीक है। और आपसे बता दूं कि चारों जगह के लिए रिक्वायरमेंट हमेशा जाता है। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जाने वाला रिक्वायरमेंट है वो एनएसएच का ही है, यानी कि नासिर का है, नासिर अल हजरी का, गल्फ एशिया कंपनी का, ठीक है। और आपसे बता दूं इंटरव्यू इसका सबसे ज़्यादा जाता है मल्टीलिंक ऑफिस में, ठीक है ना, एशिया पावर में, ठीक है ना। तो जो ऑफिस है अभी समझ लीजिए कि 4 जगह सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जाता है। मुंबई में मल्टीलिंक ऑफिस है, एशिया पावर है, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद से कोच्चि में भी है, ठीक है ना, कोच्चि में भी एक ऑफिस है। उसके बाद से चेन्नई में यहाँ पे रिक्वायरमेंट जाता है, और उसके बाद से बड़ौदा में भी इसका रिक्वायरमेंट जाता है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट ऑफिस से लगाएंगे तो इसका चार्ज 40,000 रुपया, 40 से 45,000 रुपया तक ज़्यादा से ज़्यादा इसका चार्ज यही लगता है, समझ लीजिए। अगर एजेंट पकड़ेंगे तो मान लीजिए 60-70 हज़ार रुपया आपको चार्ज भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑफिस का बात। अब आइए, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू मतलब ये ऑफिस में इंटरव्यू जाता है, इंटरव्यू अगर आप हो गया तो इंटरव्यू होने के बाद से क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरव्यू होने के बाद से आपका ऑफ़र लेटर आता है, ठीक है ना। ऑफ़र लेटर क्या होता है ये भी मैं बता दूं। ऑफ़र लेटर का मतलब होता है कि कंपनी आपको ऑफ़र साइन कराती है, ठीक है ना। यानी कि आपका सैलरी कितना है, उसमें क्या क्या बेनिफिट है कंपनी आपको देगी, महीना में कितना छुट्टी है, कितना ड्यूटी है, ओवर टाइम का पैसा आपको कैसे मिलेगा। मतलब जहाँ पे जा रहे हैं, जैसे कि अभी सऊदी आ रहे हैं तो उसका कैसा ओवर टाइम मिलेगा, बहरीन जा रहे हैं उसका कैसा ओवर टाइम मिलेगा, कतर जा रहे हैं वहाँ पे कैसा ओवर टाइम मिलेगा, और दुबई जा रहे हैं वहाँ पे कैसा ओवर टाइम मिलेगा। और हर जगह पे यानी कि जो चारों कंट्री है, चारों कंट्री में छुट्टी का क्या हिसाब किताब है, चारों कंट्री में कैसा खाना है, सब ऑफ़र लेटर पर दिया रहता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप सऊदी आ रहे हैं तो सऊदी का नियम है कि नॉर्मल जो है वो 1.5 ओवर टाइम मिलता है। यानी कि जो ड्यूटी करते हैं 8 घंटा प्लस 2 घंटा, तो 2 घंटे का आपका 1.5 मिलेगा। यानी कि 2 घंटा ड्यूटी करेंगे तो आपको 3 घंटे का पैसा मिलेगा। यही चीज़ आप बहरीन चले जा रहे हैं तो 2 घंटा काम करेंगे तो 3 घंटा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा सवैया है तो 2 घंटे का 2.5 घंटा मिलेगा, ठीक है ना। यही चीज़ आप कतर चले जा रहे हैं तो 2 घंटे का 3 घंटा नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी 2 घंटे का 2.5 घंटे मिलेगा डेली का नॉर्मल, ठीक है ना। यही चीज़ सेम फॉलो होता है दुबई का भी। और यहाँ पे केवल सऊदी आप आ रहे हैं तो 2 घंटे का 3 घंटा मिलेगा। यानी कि आप यहाँ क्या ओवर टाइम जो है वो 1.5 मिलता है। यानी कि 1 घंटा किए तो 1.5 घंटा मिलेगा, 2 घंटा किए तो 3 घंटा मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा है, समझ लीजिए। तो ये जो है ऑफ़र लेटर पर लिखा रहता है कि आप सऊदी आ रहे हैं तो आपका ओवर टाइम का पैसा कैसे मिलेगा, 1.5 मिलेगा, उस पर लिखा रहता है। आपका सैलरी क्या है, आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आप कौन से कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है ना, आपको मतलब कितना सैलरी मिला है, खाना आपका फ्री है कि नहीं है, ठीक है ना, खाना फ्री है कि नहीं है, और एकोमोडेशन जो है वो फ्री है कि नहीं है। एकोमोडेशन का मतलब होता है जो आप रूम में रहते हैं वो आप पैसा आपको भरना है, रूम का किराया आपको देना है या कंपनी पे करेगी, इसको एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और फूड जो खाना है वो कंपनी का है कि अपना है, तो उस पर साफ साफ लिखा रहेगा कि फ्री फूड, यानी कि कंपनी प्रोवाइड, माने कंपनी आपको खाना प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। उसके बाद से फ्री एकोमोडेशन, यानी कि जो भी आप मतलब जो रूम में रह रहे हैं, जो भी फैसिलिटी कंपनी दे रही है रूम में,
बेड है, जो भी चीज़ वो सब कंपनी प्रोवाइड करेगी, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, यानी कि जो गाड़ी से आप कंपनी आपको लेकर जाएगी ड्यूटी कराने के लिए वो भी फ्री रहेगा, ठीक है ना। अपना मतलब किराया से आपको मतलब नहीं जाना है। तो ये हो गया मतलब ये हो गया ऑफ़र लेटर, ठीक है ना। ऑफ़र लेटर इसी को बोलते हैं। और जो सैलरी आपसे क्लाइंट बोला है, जो आप गया था क्लाइंट इंटरव्यू लेने के लिए इंडिया में, जो भी आप इसमें मल्टीलिंक हो, चाहे एशिया पावर हो, चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोच्चि हो, चाहे बड़ोदरा हो, तो जो क्लाइंट बोला है, जो सैलरी जो चीज़ बोला है वो सैलरी उस पर होना चाहिए ऑफ़र लेटर पे। वो ऑफ़र लेटर आएगा तो ऑफ़र लेटर ध्यान से आप पढ़िएगा कि जो क्लाइंट सैलरी बोल रहा है वो ऑफ़र लेटर पर सैलरी दिया है कि नहीं, उस पर पूरा लिखा रहता है, इतना सैलरी, ये नाम, ये पासपोर्ट नंबर, ये कंपनी, ये खाना इसमें फ्री, ये इसमें एकोमोडेशन फ्री, इसमें ट्रांसपोर्टेशन फ्री, इसमें मेडिकल फ्री, ठीक है ना। उसमें मेडिकल भी लिखा रहता है कि आपका इंश्योरेंस है, अगर आप मेडिकल जाते हैं तो कंपनी आपको छुट्टी देगा, लीव देगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप मेडिकल चले गए उस दिन का आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका तबीयत ख़राब है और जा रहे हैं मेडिकल हॉस्पिटल में तो आपको दवा भी मिलेगा, ठीक है ना, फ्री में। उसके बाद से आपको लीव भी मिलेगा, छुट्टी भी मिलेगा, चाहे आप बुखार हो, बीमार हो, या नाक दर्द हो, कान दर्द हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कंपनी में आप मेडिकल जाएंगे तो उसको आपको छुट्टी मिलेगा। तो वो भी चीज़ ऑफ़र लेटर में लिखा रहता है कि कंपनी की तरफ से मेडिकल है, ठीक है ना, मेडिकल फ्री है, ठीक है। तो ये बेनिफिट सब उसमें ऑफ़र लेटर में लिखा रहता है, तो इसी के लिए ऑफ़र लेटर होता है। और जब ऑफ़र लेटर आएगा तो उसको देख कर, पढ़ कर, उसके बाद साइन कीजिएगा, ठीक है ना। साइन करने के बाद से फिर ऑफ़र लेटर चला जाता है। उसके बाद से आता है मेडिकल का प्रोसेस, ठीक है। तो इतना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब आता है सवाल कि मेडिकल क्यों होता है, मेडिकल क्या होता है, ठीक है ना। तो आपसे बता दूं कि अभी के डेट में दुबई है, सऊदी है, कतर है, बहरीन है, हर जगह पे गमका का मेडिकल होता है। गमका का मेडिकल क्या है? गमका एक लाइसेंसी ऑफिस है, एक लाइसेंस है, ठीक है ना, जो कि यहाँ का गवर्नमेंट, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन का गवर्नमेंट गमका को दिया है कि आप मेडिकल कराओ और आपका ही आदमी हमको यहाँ पे चाहिए। गवर्नमेंट को, ये कंपनी का नियम नहीं है, गवर्नमेंट का नियम है यहाँ का। ये गवर्नमेंट मांग रही है कि हमको ये आदमी फिट होना चाहिए। तो आपसे बता दूं कि गमका का मेडिकल कैसे होता है और क्या क्या उसमें चेक होता है। तो देखिए, गमका का मेडिकल होता है, उसमें पैसा जो लगता है वो है 5,000 से 5,500 रुपया लगता है, ठीक है ना। ये ऑफ़र लेटर साइन होने के बाद से मेडिकल होता है, ठीक है ना। 5,000 से 5,500 रुपया लगता है। उसके बाद से जब आप जाएंगे मेडिकल कराने के लिए तो मेडिकल में आपसे बता दूं कि एक्सरा होगा, ठीक है ना, एक्सरा होगा, ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड जांच होगा, हाइड्रोसिल टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, ठीक है ना। इतना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आई टेस्ट होगा, हाइड्रोसिल टेस्ट होगा, यहाँ तक कि बैसीर हुआ रहेगा तो बैसीर भी टेस्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद से ब्लड टेस्ट और एक्सरा होता है। तो इतना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और ये सब में आपको फिट होना चाहिए, समझ लीजिए। ये सब जितना भी बताया, ब्लड टेस्ट और एक्सरा, ठीक है ना, उसके बाद से हाइड्रोसिल टेस्ट और बायोसिल टेस्ट और आई टेस्ट, ये सब में आपको फिट होना चाहिए। अगर अनफिट हो गए तो आपका प्रोसेस यहीं से नीचे हो जाएगा, यानी कि आप नसीरा में, एनएसएच कंपनी नासिर अल हजरी में आप नहीं जाएंगे अनफिट हो गया तो, ठीक है ना। तो इस सब में फिट होना आपको कंपलसरी है। जब फिट होकर देगा उसके बाद से ही आपका आगे वीज़ा का प्रोसेस होता है, यानी कि वो मेडिकल रिपोर्ट आता है यहाँ पे सऊदी में, बहरीन में, दुबई में, कतर में, जहाँ के लिए आप रिक्वायरमेंट मतलब इंटरव्यू दिए हैं वहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से शुरू होता है आपका वीज़ा का प्रोसेस, ठीक है। अब आता है कि वीज़ा, ठीक है ना। तो वीज़ा कितने दिन में आता है? तो समझ लीजिए कि इंटरव्यू देने के बाद से 15 से 20 दिन में आपका ऑफ़र लेटर साइन होता है, ठीक है ना। ऑफ़र लेटर मैंने मान के चलिए कि 1 महीना के अंदर में ये सब प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद से मेडिकल होता है, तुरंत मेडिकल हो जाएगा। तो मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद से आपका रिपोर्ट चला आता है बहरीन, सऊदी, कतर, दुबई, ठीक है ना। जहाँ के लिए रहेगा वहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ से वीज़ा इशू होता है, गवर्नमेंट इशू मतलब गवर्नमेंट से वीज़ा मांगा जाता है कि ये नाम का बंदा का ये वीज़ा चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ से, हाँ, चूँकि अगर सऊदी का है तो आपका मोफा नंबर जाएगा, तब मेडिकल होने के बाद मोफा नंबर जाएगा, उसी में मोफा नंबर मेडिकल में अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फाइनल वीज़ा जाएगा। लेकिन बहरीन का और कतर का और दुबई का ऐसा नहीं है, डायरेक्ट वीज़ा जाता है। या वहाँ पर मोफा नंबर का ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना।
तो मोफा नंबर में भी आपको देखना है, मोफा नंबर में देखना है नाम उम है ना, और वीज़ा जो फाइनल जाएगा, उस जो फाइनल वीज़ा चला जाएगा 3 महीना लमसम लग जाता है, तो फाइनल वीज़ा में भी आपको चेक करना है अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर और वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है कि नहीं। ये सबसे कंपलसरी चीज़ है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है और सबसे ज़्यादा विजिट वीज़ा पर, टूरिस्ट वीज़ा पर लोगों को बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको चेक करना है, क्योंकि एनएसएस कंपनी जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती है, ठीक है ना, लगाती है। हाँ, दुबई में है, मतलब कभी कभी विजिट वीज़ा भी दे देती है, बुला देती है। लेकिन अगर आप बहरीन जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं और सऊदी जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंपलसरी है, 100% होना चाहिए। ये चेक कर लीजिएगा, उस पर आपका नाम, उस पर आपका पासपोर्ट नंबर, उस पर वीज़ा का डेट, समझ रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर बहरीन है, कतर है और दुबई है और सऊदी है तो वीज़ा कैसे चेक करें। सबसे पहला चीज़ उसमें होना चाहिए कि जो आपका नाम लिखा रहेगा उसके नीचे, और सऊदी आ रहे हैं तो अरबी में भी लिखा रहेगा, जो आपको मालूम नहीं चलेगा, उसको ट्रांसलेट करेंगे तब मालूम चलेगा, ठीक है ना। वीज़ा नंबर का ऐप्स आता है, उससे जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हाँ मेरा वीज़ा सही है कि नहीं। उसका कोड डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे तो तुरंत वो बक देगा कि हाँ आपका वीज़ा 100% सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो ये हो गया वीज़ा का बात, ठीक है ना। जब वीज़ा आपका फाइनल चला जाता है तब जाकर आपका फ़्लाइट यानी कि टिकट होता है, ठीक है ना। टिकट मैंने मान कर चलिए कि टिकट जब वीज़ा चला जाएगा तब जाकर ऑफिस वाला आपको इन्फॉर्म करता है, चाहे आप एजेंट के थ्रू लगाएं तो एजेंट वाला आपको कॉल करता है, बोलता है कि भाई ऐसा है कि आपका वीज़ा आ गया है, ठीक है ना, अब आपका टिकट होगा। तो उस टाइम में अपना वीज़ा मंगाकर आप चेक कर लीजिएगा कि आपका वीज़ा कैसा है, सही वीज़ा है कि नहीं, ठीक है ना। जब वीज़ा आप चेक कर लेंगे उसके बाद वो बोलेगा कि 10 तारीख को आपका टिकट करा दे रहे हैं, इतना तारीख करा दे रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप बताइएगा। कभी कभी मौका भी देता है पूछने का, नहीं तो डायरेक्ट बोलता है कि हाँ आपका 20 तारीख में टिकट है, चाहे 25 तारीख को टिकट है, तो उस टाइम में आपको जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये होता है टिकट। और टिकट में जो जितना फ़्लाइट का वेट लिखा रहेगा, जितना लगेज ले जाना है उतना ही लेकर जाइएगा, उससे 2 किलो कम ही हो, ज़्यादा मत लेकर जाइएगा, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा फ़ाइन भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ सावधानी में रखिएगा। और एक फाइनली चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ कि जब भी आपका फ़्लाइट हो तो समझ लीजिए कि आप सऊदी आ रहे हैं, दुबई आ रहे हैं, कतर आ रहे हैं, बहरीन आ रहे हैं, 4 जगह एनएसएस का काम चलता है। तो अभी के डेट में कहीं पर भी अनर्गल चीज़ मत लेकर आइएगा। जो भी चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं है, जैसे कि ड्रग्स है, ड्रग्स का सज़ा यहाँ पे पासपोर्ट पे भी लिखा है, डायरेक्ट मौत है, समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप सऊदी आ रहे हैं तो यहाँ एकदम स्ट्रिक्टली है, समझ लीजिए। अपना जो भी मतलब नशे वाला पदार्थ है, जैसे गांजा है, हीरोइन है, चरस है, अफीम है, ये सब चीज़ से बिल्कुल दूर रहिएगा। और तम्बाकू है तो भी थोड़ा बहुत, वो भी मना है, यहाँ पे अलाउ नहीं है। दुबई लेकर जा सकते हैं, कतर भी थोड़ा लेकर जा सकते हैं, बहरीन भी ले जा सकते हैं, लेकिन सऊदी लाने के लिए मत सोचिएगा, ठीक है ना। और जो हैंड बैग है उसमें कोई भी कटने पिटने वाला चीज़ जो है वो मत रखिएगा, जैसे कैंची है, चाकू है, ब्लेड है, रेजर है, ये सब चीज़ हैंड बैग में मत रखिएगा। को लेकर आना है तो लगेज में डालिएगा और बोर्डिंग करा दीजिएगा, वो जहाज़ में आएगा, यहाँ पे फिर आकर अपना लगेज ले लीजिएगा, वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हैंड बैग में नहीं, तेल वाला चीज़, ऑयली चीज़ कुछ भी हैंड बैग में मत लेकर आइएगा, ठीक है। और आखिरी में सबसे सावधानी में बता रहा हूँ, सबसे सावधानी वाली चीज़ कि जब भी आपका फ़्लाइट हो तो एयरपोर्ट में एंट्री कीजिएगा, चाहे दिल्ली से फ़्लाइट हो, चाहे मुंबई से हो, चाहे चेन्नई से हो, चाहे कलकत्ता से हो, ठीक है ना। जहाँ से भी फ़्लाइट हो तो अपना लगेज बराबर, जो हैंड बैग है चाहे जो लगेज है उसको लॉक करके रखिएगा, ताला मार के। कोई कुछ उसमें रख ना दे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे घटना होता है कि कोई दूसरा के लगेज में भी डाल देता है। हैंड बैग का पीछे ऐसे टांगे हैं, पीछे लाकर डाल दिया, समझ लीजिए। कोई भी चीज़, इतना छोटा चीज़ कोई हीरोइन भी डाल दिया तो आप फंस जाएंगे, जेल में चले जाएंगे। तो ये चीज़ है, सावधानी से अपना बैग रखिएगा। ये चीज़ हर आदमी नहीं बताता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अपना जब भी फ़्लाइट हो तो समझ लीजिए लगेज को एकदम अपने सामने रखिएगा, और हो सके तो लॉक, ताला मार के रखिएगा, ठीक है ना। हैंड बैग को हमेशा देखते रहिएगा, कोई उसमें डाल नहीं ना रहा है। तो ये था पूरा टोटल एनएसएस कंपनी का, नासिर अल हजरी कंपनी का टोटल आपका इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू से लेकर, ऑफर लेटर से लेकर, मेडिकल से लेकर, वीज़ा टिकट से लेकर, फ़्लाइट से लेकर, टोटल इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड, आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट।